हाय एंड वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये लेक्चर आ रहा है, बट आई प्रॉमिस यू एज सून एज मैं ये चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा एसएप। और प्लीज़ डोंट वरी, आपका ये मुश्किल से 10 दिन और लगेंगे मैक्सिमम। विद ज्योग्राफी, मैपिंग एंड साइंस एंड टेक हम दोनों के साथ कंप्लीट कवर कर लेंगे। अप टू 10th ऑफ अप्रैल ये सब ख़त्म हो जाएगा, आप आराम से रिवाइज कर पाओगे। सो एक ज्ञान के साथ स्टार्ट करते हैं। पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मच मोर देन पेन ऑफ फेलियर। क्योंकि ये समय है ग्राइंड करने का। इस समय आपको लगता होगा कि यार ये पीडीएफ भी पढ़ लें, वो पीडीएफ भी पढ़ लें, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने जो अभी तक सोर्स पे रिलाई किया है, प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। बिकॉज मेरा प्रीलिम्स 2023 इज़ जस्ट अपनी नॉलेज पे फेथ ना रखने की वजह से ख़राब हुआ है, ना कि नॉलेज की वजह से। सो रोड से रिसोर्सेज से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उन पर विश्वास नहीं करते। वो मैंने अलग से वीडियो डाली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा कि मेरा जो प्रीलिम्स 2023 है वो कैसे मैंने बर्बाद किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव माइंड सेट। सो प्लीज़ ग्राइंड करिए, मेहनत करिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी, आई प्रॉमिस यू। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है वो है 3 पेरेंट्स बेबी, और इस पर एक PYQ काफ़ी पहले पूछा जा चुका है, विच इज़ रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज। कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हैं क्या। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये जान लेते हैं। काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के आसपास। वो उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर खुद का एक DNA होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल के अंदर जितनी एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से बनती है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन और कुछ दिक्कतों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है ऑफ मदर। बेसिक बायोलॉजी क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेटिंग होती है ह्यूमंस के बीच में, तो गमीट्स जो होते हैं, गमीट्स यानी कि जो बीज होता है, यानी कि फीमेल पार्ट यानी एग और मेल पार्ट यानी कि स्पर्म, तो जब दोनों मिलते हैं तब जाके जाइगोट बनता है। और इसमें स्पर्म का काम है एग को फर्टिलाइज करना। बाकी फादर की तरफ से और कुछ नहीं आता है, सिर्फ स्पर्म होता है। तो स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एक सेल के अंदर, वो सब मदर की साइड से आते हैं। तो अगर सेल ऑर्गेनेल्स पूरे मदर की साइड से आ रहे हैं तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी मदर की साइड से आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हमेशा मदर की वजह से होता है। ये PYQ में था क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट था। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मदर्स डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। फादर की तरफ से इससे ये कोई इशू हो नहीं सकता। तो जब इनहेरिट ये हो जाएगा पेरेंट्स के बाद, मदर के बाद बेबी में, तो ये फिर आगे चल के आगे जीन्स में भी, आपकी आगे जनरेशन्स में भी माइटोकॉन्ड्रियल DNA डैमेज ही रहेगा। उससे ग्रोथ में हैम्पर होती है, उससे इंटेलिजेंस हैम्पर होता है, एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि इट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। अगर वही डैमेज है तो कैसे होगा। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है और प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र थेरेपी होती है, यानी कि दो तरह की थेरेपीज़ के थ्रू हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो डिजीज़ है उसे सही कर सकते हैं। तो एक बार पहले इस कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि अ बेबी हैज़ बीन बॉर्न यूजिंग 3 पीपल्स DNA इन द UK, और माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। तो ये कंटेक्स्ट है। एक्चुअली में MDT क्या है, ये इन विट्रो का मतलब इन लैब में फर्टिलाइज़ किया गया है गैमीट्स को डोनर्स के एग के साथ, और उसमें DNA मदर का भी होगा बायोलॉजिकल, और ऑर्गेनेल्स होंगे डोनर के। इस वजह से वो 3 पेरेंट्स बेबी बन जाता है। तो 2 टाइप की टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं उसे हम देख लेते हैं। पहली है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र, दूसरी है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो एक बार ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि पेरेंट का न्यूक्लियर मटेरियल जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, इस वजह से उसमें से सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल निकाल लेते हैं। बाकी ये ऑर्गेनेल्स जो ख़राब हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब है तो इन्हें यूज़ नहीं करते। और डोनर फीमेल जो होती हैं वो अपना एग देती हैं, उसमें से हम
उनका न्यूक्लियर निकाल लेते हैं और उनके ऑर्गेनेल्स जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बायोलॉजिकल मदर का न्यूक्लियर डाल देते हैं। तो ये रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसे कई जगह पे रिकन्स्ट्रक्टेड एग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये एग जो है इसमें 2 मदर्स का डीएनए है, ऑर्गेनेल्स हैं डोनर मदर की तरफ से, न्यूक्लियर है बायोलॉजिकल मदर की तरफ से। इस वजह से ये काफ़ी ख़ास हो जाती है। तो 2 तरीके के हैं आपको जैसे बताया, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र, दूसरा है प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र, और ये एक सब्सटीट्यूट है फॉर मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं, तो आपको कोई ज़्यादा चेंज करने का और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि मान के चलिए डोनर का एग है जिसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, एमएसटी देख रहे हैं पहले, तो इसमें से एग निकाल देंगे डोनर का और उनके सेल को जो एबनॉर्मल जो पेशेंट हैं यानी कि जो बायोलॉजिकल मदर हैं उनके एग से न्यूक्लियर निकाल के इस एग में डाल देंगे। तो ये एग रिकन्स्ट्रक्ट हो गया, फिर इसे फर्टिलाइज़ करा देंगे, तो ये बन जाएगा एमएसटी टेक्निक। और यही सेम चीज़ प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र में होती है, और इसे फिर फर्टिलाइज़ करा देंगे और वापस मदर की वूम में रख देंगे। तो ये रिकन्स्ट्रक्टेड एग टेक्नोलॉजी भी कहलाती है। तो ये दोनों तरीके हैं, और बेसिक सिर्फ आपको ये समझना है कि पेरेंट्स में सिर्फ मदर के थ्रू आ सकता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, और ये 2 टेक्नोलॉजी हैं जिनकी वजह से हम इन्हें कर सकते हैं, और ये इन विट्रो हैं यानी लैब ग्रोन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एथिकल इश्यूज़ भी हैं, पर पहले ये देख लेते हैं। 6000 में से सिर्फ एक बच्चा होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है, तो ये काफ़ी एक रेयर डिजीज़ है। एथिकल इश्यूज़ क्या हैं कि अगर हम इस तरीके से एग को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं तो हम किसी अच्छे दिखने वाले पर्सन का एग लेके उससे बच्चे को डिज़ाइनर बेबीज़ बना सकते हैं अपने सेलेक्टेड जीन्स के हिसाब से। तो ये एक एथिकल कंसर्न इसलिए है क्योंकि आप एक बात बताइए, आप नेचर के साथ हस्तक्षेप कर रहे हो, आप उसके साथ कन्फ्लिक्ट में आ रहे हो जो नेचर बनाती है, नेचर क्रिएट करती है। तो कई बार ये एक इशू हो सकता है। ये यूजेनिक्स का मतलब होता है द सिलेक्शन ऑफ डिज़ायर्ड हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू इम्प्रूव फ्यूचर जनरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये था आर्टिकल एमएसटी पे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये बहुत न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2024 में ये पूछा जाएगा। आई एम फुली श्योर ऑफ इट। तो WHO ने ग्लोबल AMR एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब रिलीज़ की है इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स के बारे में। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और मेंबर इंडिया है इसका। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? मैं एक नॉर्मल भाषा में अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूट बोलूँ, यानी कि बैक्टीरिया या वायरसेस का ढीठ हो जाना, उन पर एंटीबायोटिक्स का काम ना करना, इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये इतनी सारी बोल बच्चन चीज़ें हैं, पर आप अगर कंटेक्स्ट समझ गए तो आपको कोई इशू नहीं आएगा कि आप कोई भी दवाई लेते हो उसका असर इस बैक्टीरिया पे अब होता ही नहीं है, वो एक हिसाब से बेशरम हो चुका है। सो ये टॉप 10 थ्रेट्स में आता है ग्लोबल हेल्थ में एज़ पर WHO। और हम डेफिनेशन से समझना चाहें मीन्स के हिसाब से, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई and parasites change over time, no longer respond to medicines, making infection harder to treat and increasing the risk of diseases spread over severe illness and death। एक नया कंसेप्ट भी आया है सुपर बग, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो ये हैं ड्राइवर्स ऑफ AMR की लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन, वैक्सीन, पुअर इन्फेक्शन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल, एंड दैट लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, वॉश, मिसयूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, या फिर पूरा कोर्स ही नहीं लेना जो दवाई आई है उसका। इंडिया टॉप है इस लिस्ट में, और लैंसेट के पेपर के हिसाब से 5 पैथोजेंस ऐसे बताए गए हैं जो AMR के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका नाम ये है, तो एक बार नाम बस पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ ऐसा खास नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो कंसेप्चुअल बेसिस पे बनेगा या फिर कोई इनिशिएटिव पे, तो वो हम वैसे भी कवर कर रहे हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
एज पर द 5th डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, रेजिस्टेंस लेवल 5 से 10% हर साल बढ़ रहा है एंटी माइक्रोब्स में। दिस इज़ एन इशू और काफ़ी बड़ा इशू है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अमंग द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। और ये HIV और मलेरिया से ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? GAPAR, ये WHO का इनिशिएटिव है, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अवेयर एक्सेस वॉच रिजर्व, यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए होगा। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज़ सर्वेलियंस सिस्टम ग्लास बाय WHO। सर्वेलियंस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे एक रेड लाइन कैंपेन है, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो याद रखिएगा। इंडिया में जो हमारे हमने नेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 में, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AMR रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। हमने 40 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस बंद कर दिए, बैन कर दिए हैं जो इनअप्रोप्रिएट पाए जा रहे थे। एंटीबायोटिक्स स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, कंट्रोल मिसयूज ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, AMSP। पॉल्यूशन से भी AMR हो रहा है, बिकॉज अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो खुले में होता है और अगर उसमें माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें फिर फ़र्क नहीं पड़ता और उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। स्वीडन ने एक एम्बेसडर स्पेसिफिकली अपॉइंट किया है फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉल्यूशन से AMR हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगल डिजीज़ इन प्लांट्स, ये नॉर्मल है, ये काफ़ी, अगर आपने 12th बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें आपको ये सब मिल जाएगा, तो ये आराम से आप कवर कर सकते हो। इसमें फिर भी खींच के बता रखा है, पर इतना कोई इशू इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आ सकता है कि किन किन चीज़ों से AMR होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये ऐसे डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेट नहीं होते, यानी कि ड्रॉपलेट से नहीं होते, ये अपनी हेल्थ डिटेरिएट करने की वजह से होते हैं, लाइक हेल्दी खाना ना खाना या बहुत स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, एक से दूसरे इंसान को नॉर्मली नहीं होते। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इसके लिए 75 बाय 2025, तो इसका मतलब है कि हम 75 मिलियन पीपल को जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उन्हें 2025 तक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की केयर प्रोवाइड कराएंगे। एक सशक्त पोर्टल भी बनाया है, ट्रेनिंग करेंगे जिसमें PHC वर्कर्स 40,000 उनकी ट्रेनिंग होगी। The existing national program for prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular diseases, stroke program has been named as National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases। ये याद रखिएगा। किस किस टाइप के? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, डायबिटीज़। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? अनहेल्दी डाइट है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, यूज़ ऑफ टोबैको है, अल्कोहल कंजम्पशन है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी ऑकर्स ड्यू टू हाई कैलोरी फूड्स, ब्लड ग्लूकोज। एक इनिशिएटिव मैंने आपको कुछ समय पहले लेक्चर में कवर किया था जिसका नाम है डीप इनिशिएटिव, उसका ओबेसिटी से कनेक्शन है। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो एक टर्म थी एपिजेनेटिक और एपिडेमियोलॉजी। अगर किसी को याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। आई स्टार में हार्ट दे दूंगा उसे कमेंट को और टैग कर दूंगा तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। लार्जेस्ट कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और इंडिया में 66% यानी 66% जो डेथ्स होती हैं वो बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की वजह से होती हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 71 ऑल डेथ्स इन ग्लोबली वो भी इसी की वजह से होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या डिफरेंस है? इट्स लॉजिकल, कैन नॉट बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कैन बी इनहेरिटेड थ्रू जनरेशंस, हाईली इन्फेक्शियस पैथोजन एंड कैरियर्स
spread these diseases can causes inclusion, allergies, malnutrition, illness brought on by the internal factors, changes in lifestyle and surrounding, abnormal cell growth. सबसे बड़ी बात है इसमें कि ये जनरेशन्स के थ्रू पास ऑन किया जा सकता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं किए जा सकते, यहाँ पे आप गलत करोगे, सो जस्ट रिमेंबर दिस। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? ग्लोबल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बाय WHO और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डाटा पोर्टल, 2 चीज़ें याद रखिएगा। इनिशिएटिव इंडिया ने क्या लिए हैं इसके लिए वो एक बार देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी इसे कवर किया गया है, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी इसे कवर किया गया है, जो कि WHO के प्लान के ऊपर आधारित है। भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उनमें भी इन्हें कवर किया जाएगा। हेल्दी डाइट रखी जाएगी, ईट राइट कैंपेन भी चल रहा था अगर आपको याद हो। फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट कैंपेन जो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में जो बनाई गई थी उसने कवर किया था। जेनरिक ड्रग्स के ऊपर है नेक्स्ट आर्टिकल। जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो ऑलरेडी मार्केट में हैं किसी ब्रांड के नेम के अंडर, बट वो महंगे जाते हैं बिकॉज ऑफ कंपनीज मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट, पर गवर्नमेंट उसे यूटिलिटी पेटेंट के अंदर इमरजेंसी के चलते कुछ समय बाद जब इनका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो जेनरिक ड्रग्स में आ जाते हैं, फिर इन्हें पेटेंट नहीं करा सकते, और अगर बहुत कुछ इमरजेंसी है तो विद इन देयर पेटेंट पीरियड भी इसे जेनरिक ड्रग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। प्रेजेंटली देयर इज़ नो डेफिनेशन फॉर जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसन अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ये याद रखिएगा कि ये डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ हम एक नॉर्मल बेसिस पे मान के चलते हैं। ब्रांडेड ड्रग्स का यूनिक लोग होगा, एंड जो जेनरिक ड्रग होंगी सेम फार्मूला हो, सब कुछ सेम हो, पर फिर भी उसकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए देन ब्रांडेड ड्रग्स। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या अभी स्टेटस चल रहा है? हम 3rd लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वैल्यू के टर्म्स में हम 14th लार्जेस्ट हैं, बिकॉज क्योंकि हम 75% से भी ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो रॉ मटेरियल है फॉर फार्मा मेडिसन्स उसके लिए रिलाई करते हैं चाइना पे। ये हमें रोकता है फ्रॉम बिकमिंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जो पेटेंट्स हैं वो ग्रांट किए जाते हैं मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए, उसके बाद ये जेनरिक ड्रग्स में अपने आप डिफाइन हो जाते हैं, फिर कोई और भी कंपनी इसे बना सकती है। हमारा मेडिसिन का कॉस्ट अराउंड जो माना जाता है नॉर्मल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, इट इज़ अराउंड 20 to 60% ऑफ हिज ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो जेनरिक ड्रग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बन जाता है फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट आर्टिकल है, मैं इसलिए पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में रहता है, मोस्टली हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जाना है तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो रेलेवेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम पूरे चैलेंजेस और सब कुछ कवर करेंगे तो वो बहुत 3 घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा। सो यू हैव टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, आपको चीज़ें पता चल जाएँ क्लियर कट क्या कैसी हैं। जैसे ये KSMs हैं तो ये एक रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया जाता है उसके लिए, और API मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। कितने टाइप के रिएक्टर होते हैं? लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जिनकी पावर कैपेसिटी होती है 700+ मेगावाट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उनकी कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट, और माइक्रो रिएक्टर जिनकी कैपेसिटी अप टू होती है 10 मेगावाट। ये याद रखिएगा। एज पर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, advanced nuclear reactors with a power generation capacity ranging from not less than 30 megawatt to 300+ megawatt is called small modular reactor। ये 1940 यानी 1940s to 50s के आसपास इन्हें ट्रेस किया जा सकता है। दुनिया में अभी सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्टेज के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं। एक है एकेडमिक मॉड्यूलर रिएक्टर विच इज़ इन रशिया, और दूसरा है HTRPM जो चाइना में है।
एक्चुअली में इनका सबसे फ़ायदा ये है कि ये फैक्ट्री में असेंबल हो जाते हैं, और मॉड्यूलर से आप समझ सकते हो जैसे मॉड्यूलर किचन होती है वैसे ही ये बड़े आराम से जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, और इन्हें फ्यूल कम लगता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रिएक्टर्स, बिकॉज उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टू लेट देम स्टार्ट। बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सिर्फ आपको 3 से 7 साल के बीच में फ्यूल प्रोवाइड करना पड़ता है, बट ट्रेडिशनल वाले में हर 2 या 1 साल के अंदर आपको करना पड़ता है। फ्यूजन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप जस्ट सर्च कर लोगे कि फिजन, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन बाय विद्यार्थी, तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, प्लीज़ उस पर देख लेना आप। मिडिल इन द वीडियो आपको मिल जाएगा, वो पूरे बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। आइसोटोप, यूरेनियम 235, उन सब के बारे में, प्लूटोनियम कैसे बनता है, और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। एक एलिमेंट है, आप बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, जो सैंड में मिलता है, और इसको लेके PYQ 2022 में पूछा जा चुका है, विच इज़ कि ये पूरे ओवरऑल कोर्स में मिलता है या नहीं। T से नाम स्टार्ट होता है इसका, सो यू विल टेल मी। तो इसका इम्पॉर्टेंट ये है, पैसिव सेफ्टी फीचर्स इसमें जो यूज़ होते हैं, इन्हें कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है रेगुलर बेसिस पे, और ये एक कंप्यूटर या पर्सन के असिस्टेंस के बिना भी चल जाते हैं। इसमें मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर विद अ फ्रीज स्टॉपर यूज़ होता है एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। चैलेंजेस क्या हैं इसमें लेके, टेक्नोलॉजी की चॉइस करने को इशू है, क्योंकि 80 से ज़्यादा पेटेंट्स और डिज़ाइन डेवलपमेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें से हम अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अराउंड $100 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए, ये भी एक इशू है। सप्लाई चेन इशू है, रॉ मटेरियल इशू है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हाई नहीं है। टाइप कितने हैं ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लैंड बेस्ड है, मरीन बेस्ड है, हाई टेम्परेचर, गैस कोल्ड, लिक्विड मेटल कोल्ड, मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक पैसिव सेफ्टी मैकेनिज्म है। माइक्रो रिएक्टर्स वो 10 मेगावाट से कम। क्या है, लाइबिलिटी कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है लाइबिलिटी के लिए, एक कन्वेंशन है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के लिए अगर कोई डैमेज होता है, एक पेरिस कन्वेंशन है वो भी सप्लीमेंट लाइबिलिटी के लिए है। जॉइंट प्रोटोकॉल है ब्रसल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन 1963। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक AI टूल बनाया है जिसका नाम है ASTR, यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। आप याद रखो ASTR बाय DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। इसमें ये जो AI पावर टूल है ये क्या करेगा कि अगर किसी इंसान के एक नाम पर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है ए के नाम पर अगर 8 सिम या 8 से ज़्यादा सिम बनी रजिस्टर्ड हैं, तो उस इंसान को अंडर सर्वेलियंस लाया जाएगा कि इतनी ज़्यादा वो सिम क्यों यूज़ कर रहा है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट से यूज़ कर रहा है, कि किस वजह से 8 सिमें यूज़ कर रहा है, या 8 सिमें उसके नाम पर रजिस्टर क्यों हैं, क्या इश्यूज़ थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के हिसाब से 8 सिम एक इंसान के पास 8 सिम से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये अलाउ भी नहीं है रूल्स के हिसाब से। एक संचार साथी पोर्टल बनाया गया है जिसमें मोबाइल कनेक्शंस जिस इंसान के नाम पर हैं उनकी जेन्युइननेस पता करी जाएगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है, FRT इज़ अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कंफर्मिंग एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी यूजिंग देयर फेस। कंप्यूटर एल्गोरिदम से उसे मैप किया जाता है। न्यूमेरिकल कोड होता है एक हर इंसान के जो फेशियल फीचर्स हैं उसके बेसिस पे, जिसे कहा जाता है फेस प्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट है वैसे ही फेस प्रिंट। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, फ्रॉडुलेंट डिटेक्शन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, एयरपोर्ट्स पर, बैंकिंग पर, हेल्थ केयर, और काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स में अब यूज़ भी होने लगा है। 3 टाइप के बायोमेट्रिक्स यूज़ होते हैं, ये एक बात समझ लीजिए। बिहेवियरल यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड, आपकी राइटिंग स्टाइल, हैंड राइटिंग, नेविगेशन स्टाइल, बोलने का तरीका, चलने का तरीका। दूसरा है फिजिकल, फेशियल रिकॉग्निशन, सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्निशन, आई स्कैनर। तीसरा है केमिकल या बायोलॉजिकल, तो उसमें DNA, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक हमारा PYQ है अगर आपको याद हो कि हम जीन मैपिंग से एज पता कर सकते हैं क्या, वो एक DNA बारकोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द एज, और वो स्टेटमेंट गलत है। तो वैसे ही बायोलॉजिकल DNA से आइडेंटिटी पता करना और
वेन रिकॉग्निशन से, जो आपके हाथों में ऊपर वेन बनती है वो सबका पैटर्न अलग होता है, इस वजह से ये खास हो जाता है लाइक अ फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है ऐरावत। ये 75th डेजिग्नेट हुई ऐसे पोजीशन, रैंक आई है इसकी अमंग द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ये एक अनाउंस हुई थी कॉन्फ्रेंस में जिसका नाम है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, जो जर्मनी में हुई थी उसके नाम पे। ये जो ऐरावत है ये सीडैक महाराष्ट्र में है और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसकी स्पीड जो है वो 13,170 टेराफ्लॉप्स है। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो मेज़र किए जाते हैं इनकी स्पीड को, वो किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, जिन्हें हम फ्लॉप्स कहते हैं। और जो नॉर्मल कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिप्स। तो फ्लॉप्स एंड मिप्स रिसेंटली इन न्यूज़, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा कि ये सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, 1991 में बनाया गया था। परम सिद्धि है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है, मिहिर सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे आगे जो सुपर कंप्यूटर है वो है यूएसए का फ्रंटियर। कुछ समय पहले तक जापान का फुगाकू था, बट अब फ्रंटियर यूएसए का है, इट इज़ इन टॉप। फ्लॉप क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इज़ अ कॉमनली मेजर्ड मेट्रिक टू मेजर द कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस। इससे स्पीड पता की जाती है सुपर कंप्यूटर की। हमारा खुद का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। इसका गोल क्या है? वही बोल बच्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ बनानी है 70 यानी 70, नेशनल नॉलेज नेटवर्क से इसे लिंक करना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंबाइंड इनिशिएटिव है। ये 3 फेजेज़ में होगा। पहले फेज़ में 6 सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, उसमें 30% वैल्यू एडिशन इंडिया में की जाएगी। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर स्टैक रखा जाएगा। फिर उसके बाद डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में थर्ड फेज़ में करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे हम सबसे ज़्यादा सिक्योर मानते हैं वो वल्नरेबल किस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है? रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है वो टेक, और उसके लिए अगर आपको याद हो तो इस साल नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सो यू विल टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन कि वो कैसे है। नेक्स्ट है क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड। रिसेंटली भूटान एंड सिंगापुर बेस्ड बिट डियर हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू रेज $500 million टू सेट अप क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन इन द हिमालयाज विद दैट इज़ फ्री ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन इमिशन नहीं होगा। क्रिप्टो माइनिंग क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। क्रिप्टो माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम जनरेट करते हैं न्यू कॉइन्स। इसमें 2 टाइप के मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, एक है प्रूफ ऑफ वर्क, एक है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है ये यहाँ पे जान लेते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक आर एल्गोरिदम्स जो वैलिडेट करते हैं ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को, जिससे पता चलता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ऑथेंटिक है, और ये प्रोटोकॉल्स वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में मैकेनिज्म, बिटकॉइन यूजेस टू रेगुलेट अ क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेटवर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। नीचे एग्जाम्पल भी है। प्रूफ ऑफ स्टेक इज़ एन अल्टरनेटिव कंसेंसस, इसमें मैकेनिज्म डेलीगेट्स कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क टू द ओनर गिवन टोकन। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है किसी के पास पहले से अगर बिटकॉइन है तो वो अपना स्टेक बता सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है अगर कोई माइनिंग कर रहा है काफ़ी लंबे समय से तो उससे रिलेटेड। क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है ये देख लेते हैं। जैसे ए को कोई प्रोडक्ट लेना है बी से, और ए ने बी को प्रोडक्ट लेने के बाद पैसा कैसे पे करना है, वो बिटकॉइन से पैसा पे करना चाहती है, तो वो अपनी प्राइवेट की से साइन इन करेगी अपने जो बिटकॉइन एड्रेस है उस पर, और वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करेगी तो एक नया ब्लॉक बनेगा। नया ब्लॉक बनने के बाद वो ब्लॉक जाके वैलिडेट होगा पहले जो पुराने ब्लॉक्स हैं उनके साथ। जो फर्स्ट माइनर उस ब्लॉक को वैलिडेट कर देगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है डिसेंट्रलाइज बेसिस पे, तो फिर उस पर्सन को भी एक पोर्शन मिलेगा एज अ रिवॉर्ड फॉर माइनिंग अ ब्लॉक, और इसी तरीके से आगे चल के ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, और इस तरीके से जो बी है उसे बिटकॉइन रिसीव हो जाएगा ए की तरफ से। तो ये है क्रिप्टो माइनिंग। नेक्स्ट है, हम न्यूज़ एंड शॉर्ट्स पे आ गए। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन।
ये जो इसरो का लॉन्च है, ये सेकंड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ये सैटेलाइट 12 साल के लिए रहेगा। इसकी सेल्फ लाइफ पहली जनरेशन यानी कि जो हमने 7 सैटेलाइट नाविक के अंदर करी थी लॉन्च कुछ समय पहले, उनकी सेल्फ लाइफ है 10 साल, इसकी सेल्फ लाइफ है 12 साल। और ये PYQ है, इसे लॉन्च किया गया है GSLV से। GSLV कैसा लॉन्च व्हीकल है ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पर भी PYQ आ चुका है। सो आई विल जस्ट शो यू, पार्डन माई पेंटिंग ड्राइंग। ये एक्चुअली में 3 स्टेज रॉकेट है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर फिर भी जो फ्यूल है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ये एक बहुत खास बात है, इसमें सॉलिड में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो GSLV हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है। और GSLV Mark 3 जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी रहती हैं। तो इसमें सॉलिड फ्यूल यहाँ भी भरा होता है 200 टन, और फिर यहाँ पे तो नॉर्मल भरा ही होता है। तो इस वजह से जब हमें ज़्यादा दूर कोई सैटेलाइट पहुंचानी है तो हम GSLV का ही यूज़ करते हैं। और GSLV का यूज़ गगनयान मिशन में भी होने वाला है, विच इज़ ऑर्बिटल स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। मैंड मिशन है इंडिया का पास। तो GSLV क्या है ये आपको पता चल गया। जो नाविक है वो 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया पार्डन माई ड्राइंग। तो इसके 1500 किलोमीटर आसपास के एरिया को कवर करेगा, ना कि ये ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है जैसे अलग कंट्रीज़ का है, जैसे हम GPS का मानते हैं। तो जो पुराना अभी फर्स्ट जनरेशन में जो नाविक स्टार्ट हुआ था, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका इसका दूसरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। पर नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसमें 7 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। 3 इसमें से जियो स्टेशनरी पे हैं। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस मैंने बहुत अच्छे से पहले समझाया है, आपको अभी फिर से बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। तो अगर ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ जिस तरीके से रोटेट करती है उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी इक्वेटर पे एक फिक्स पॉइंट पे स्टेबल जगह पे लग जाएगी। और अर्थ की स्पीड को, ये एक डिस्टेंस है सर्टेन स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी के मैच करने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये है 35,780 किलोमीटर्स के आसपास। एक ऐसी स्पीड मिल जाती है सैटेलाइट को जो अर्थ की रिवॉल्यूशन की स्पीड, जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, उसकी स्पीड को मैच कर जाती है। उसको मैच करने के बाद जैसे अर्थ घूमती है उसी सेम जगह पे रोटेशन दिखता है हमें सैटेलाइट का। तो हम अगर सैटेलाइट को आज देखेंगे और अगले 10 दिन बाद देखेंगे, वो हमें सेम जगह पे दिखेगी, क्योंकि अर्थ रोटेट जिस हिसाब से कर रही है उसी हिसाब से वो सैटेलाइट उसी सेम स्पीड पे कर रही है। तो वो हमें सिर्फ एक ही जगह पे दिखाई देगी। इसी वजह से नाम आता है स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी एक ही जगह पे। इसमें 3 सैटेलाइट स्टेशनरी हैं, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है। जियो सिंक्रोनस वो सैटेलाइट हैं जो पोलर ऑर्बिट में इलिप्ट करती हैं ऐसे। इससे ये फ़ायदा है कि जो इस जगह पे होती हैं वो मुश्किल से 2000 या 2500 किलोमीटर के आसपास होती हैं, विच इज़ लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये बहुत जल्दी स्पीड में रिवॉल्व करती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो फोर्स है उसकी वजह से। तो इससे ये फ़ायदा आ जाता है कि हम एक ही दिन में कई पूरे अर्थ को कवर कर लेते हैं। ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं, पर ये जो नाविक के अंदर हैं ये 1500 किलोमीटर के आसपास का एरिया ही कवर करती हैं। तो ये आप याद रखिए। जो बाकी ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है, एक उसमें से है नेवस्टा जिसे हम GPS कहते हैं, वो US का है। दूसरा है रशिया का ग्लोनेस। तीसरा है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम माना जाता है। और चाइना का एक BeiDou-1 है जो रीजनल है लाइक नाविक, और दूसरा है BeiDou-2 जो ग्लोबल है। जापान का 4 सैटेलाइट सिस्टम है खुद का, जो कंट्री के आसपास GPS बताता है, उनका भी रीजनल है। नेक्स्ट है कि अभी जनवरी में एक्सपोसैट लॉन्च किया है इसरो ने। इट इज़ द गिफ्ट फॉर अस इन द जनवरी, पर ये उस बारे में उस टाइम पे भी न्यूज़ में था। तो एक्सपोसैट लॉन्च जो हुआ है उसके, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो का कोलैबोरेशन है। इसमें ये दुनिया का सेकंड मिशन है जो एक्सरे को डिटेक्ट करेगा और एक्सरे के ऊपर फर्दर स्टडी करेगा। पूरी तरह से उसी के लिए डेडिकेटेड मिशन है।
इसके अलावा जो दूसरा मिशन है वो IXPE है USA का, यानी नासा का, एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर मिशन। ये फर्स्ट मिशन था और सेकंड मिशन हमारा एक्सपोसैट है। तो इसके अंदर 2 पेलोड हैं, एक है पॉलिक्स, दूसरा है एक्सपेक्ट। तो पॉलिक्स का मतलब है ये जो एक्सरे है, एक्सरे को आने जाने को, एक्सरे को डिटेक्ट करेगा कि किस डिग्री पे ये पोलराइज हो रही है या कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, उसके बारे में स्टडी करेगा। और एक्सपेक्ट जो है वो एक्सरे को एब्जॉर्ब और इमिट करने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा कि ये आती कहाँ से। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता लगा सकते हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पता लगा सकते हैं। Polarimetry is a technique to measure the polarization of light. It is a tool that allows astronomers to infer information about celestial objects from passing comets to distant galaxies. ये पोलारीमेट्री है, इसलिए इसका नाम है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन। नेक्स्ट है जापान का प्राइवेट मून लैंडर। जापान आई स्पेस सेट अटेम्प्ट टू मेक फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर हैड फेल्ड। इस मिशन का नाम था हकूटो आर मिशन। ये फेल हो चुका है। ये स्पेस एक्स के एक रॉकेट केप कैनवेरल फ्लोरिडा से इन्होंने लॉन्च किया था, वो फेल हो चुका है। इसे मून के एटलस क्रेटर पे पहुंचाना था, विच इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ मून, बट ये फेल हो चुका है। सो नथिंग मच, बस हकूटो मिशन ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अ साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है जो ट्रेस गैस फाइंड करेगा मार्स पर। ये ना एक्चुअली में ट्रेस गैस क्या होती है, जो स्मॉल अमाउंट में अर्थ या किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं, उन्हें ट्रेस गैस कहते हैं। जैसे हमारे अर्थ में वाटर वेपर इज़ अ ट्रेस गैस, मीथेन इज़ अ ट्रेस गैस, इन सब के बारे में। तो ऐसे ही ये मार्स पे जाके ट्रेस गैस के बारे में पता करेगा, ट्रेस गैस लाइक मीथेन, बिकॉज उससे क्या होगा कि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में पता लगा पाएंगे कि कैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के चांसेस हैं मार्स पे या नहीं है, या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये ऑर्बिटर फर्स्ट सीरीज़ है मिशंस का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मॉस के बीच में होने वाली थी, बट ये स्पेस मिशन फिर इंटरप्ट कर लिया गया था बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, और इसमें शायद इन्होंने फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने से अकेले ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट है एक नई बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स पाई गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। इट इज़ अ इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये 5 कंट्रीज़ के जॉइंट मिशन है। इट इज़ कैनेडियन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान और रशियन नहीं, इंफ्रारेड और नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। एक्चुअली मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कंफ्यूज हो गया था, वो रशिया के थ्रू है, रशिया के साथ है। तो ये जो इन्होंने फाइंड किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ये एक बेल्ट फाइंड की है जिसका नाम ये जो बेल्ट है ये है एक फॉर्मल हॉल्ट के पास। फॉर्मल हॉल्ट क्या है? ये फॉर्मल हॉल्ट इज़ ब्राइटेस्ट स्टार इन द साउदर्न कॉन्स्टेलेशन ऑफ पाइसेस ऑस्ट्रियनिस। एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक स्टार है कॉन्स्टेलेशन में, फॉर्मल हॉट, ये याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसे फाइंड किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर मेंस में क्वेश्चन आए हैं और पैटर्न जो रीसेंट है, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनते हैं प्रीलिम्स में। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एक WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, वही आया था प्रीलिम्स में। सो यू कैन फाइंड इट और रेलिवेंट। और ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया है नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने, और ये सक्सेसर है हबल टेलीस्कोप का। ये है लैग्रेंज पॉइंट 2। ये यहाँ पर क्यों रखा है, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे क्यों नहीं रखा? बिकॉज इसके बीच में फिर इंटरप्शन आ जाता, एक्लिप्स के टाइम पे ये अच्छे से फर्दर स्टडी नहीं कर पाता बाकी यूनिवर्स को, इसलिए इन दोनों सेलेस्टियल बॉडी यानी अर्थ और सन से इसे दूर रखा है कि ये पूरे यूनिवर्स को अच्छे से फर्दर स्टडी कर पाए विदाउट एनी इंटरप्शंस। नेक्स्ट है
एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं हमारे नॉर्मल सोलर सिस्टम से, और ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, और कई बार इन्हें रोग प्लैनेट भी कहा जाता है। एक नया जो एक्सोप्लैनेट फाइंड किया गया है इसका नाम है TOI 463b, बट ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जुपिटर के साइज़ का है, पर इसका जो मास है वो जुपिटर से 11 से 16 गुना ज़्यादा बड़ा है। सो यू डोंट हैव टू थिंक सो मच अबाउट इट। बट ये जो डिस्कवरी की गई है ये इंपॉर्टेंट है, किसने की है? ये एक्चुअली में पारस नाम की हमारी फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसने की है। जो अदर एक्सो प्लैनेट भी डिस्कवर किए हैं उनका नाम है K2336b। ऐसे ये नाम याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ व्हाट आर दे। कैसे आप फाइंड कर सकते हो प्लैनेट? ये 4-5 तरीके हैं, उनसे ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा तरीका किसके लिए है। तो रेडियल वेलोसिटी से आप फाइंड कर सकते हो, ट्रांजिट से आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट इमेजिंग से आप फाइंड कर सकते हो, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग पढ़ाया है मैंने, उससे आप फाइंड कर सकते हो, एस्ट्रोमेट्री से फाइंड कर सकते हो, जो 2 प्लैनेट्स के बीच में अगर कोई छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं उनके थ्रू। सैटर्न को नए सैटर्न के 62 मून्स मिले हैं, इससे सैटर्न सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स वाला प्लैनेट बन जाता है, विच इज़ 145। और ये कौन से नंबर का प्लैनेट है? इट इज़ 6th नंबर प्लैनेट। आप याद रखिएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, इसकी रिंग्स हैं। तेलंगाना फर्स्ट स्टेट बना है जिसकी खुद की स्पेसिफिक स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है, जो क्रिएट करना चाहता है सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है क्वाड ने ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में बात की है, जो रिसेंट क्वाड समिट हुआ था हिरोशिमा में, उसमें ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है ये एक बार जान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है कि ये जो बेस स्टेशन है जहाँ से हमें सिग्नल आते हैं, जिन्हें हम टावर कहते हैं, और ये आपका फ़ोन है, तो ये जो बेस स्टेशन है, जो इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है वो एक सम वन स्पेसिफिक कंपनी के थ्रू आती है। उसमें सॉफ्टवेयर भी उनका होता है, उन्हीं की हार्डवेयर, उनका टेक्नोलॉजी, उनका सब कुछ इसी में होता है। तो इससे एक हेजेमनी क्रिएट हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर सब कुछ एक ही कंपनी का होता है, जिनमें से नोकिया भी एक वन है, एरिक्सन भी एक है, जिसका सोनी एरिक्सन फ़ोन आता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे कहते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिससे हमारा फ़ोन कनेक्ट रहता है सैटेलाइट से, मतलब इन टावर से। ओपन रेडियो एक्सेस का मतलब है कि अब जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो एक कंपनी से कोई कंपोनेंट ले सकती हैं। जैसे नोकिया से उनने ये टावर ले लिया और एरिक्सन से उनने सॉफ्टवेयर ले लिया, जिससे उनकी कनेक्शन हो जाए। तो ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी अलाउ करता है, किसी एक कंपनी की हेजमनी नहीं बनेगी। जैसे आप आज देख रहे हो इंडिया के अंदर टेलीकॉम नेटवर्किंग कंपनीज़ के द्वारा डुओपॉली बनाई गई है, यानी जियो और एयरटेल। इसी वजह से सरकार आज भी VI यानी वोडाफोन और आइडिया को जिंदा रखे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि डुओपॉली रहे। बट हम फिर भी देख रहे हैं कि मार्केट में हर 2-3 महीने, 4 महीने में या 1 साल के अंदर इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए जाते हैं सिम के या फिर रिचार्ज के, कि इन्फ्लेशन को वो कई गुना बीट कर देते हैं। तो इसी तरीके से ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का मतलब है कि एक कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं है एक चीज़ को, आप अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कंपोनेंट्स ले सकते हो, सॉफ्टवेयर किसी का, हार्डवेयर किसी का। तो ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, और ये अपन कंज्यूमर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए है स्पेसिफिकली। और इससे ये फ़ायदा है कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़ती है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रिटिकल RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क provides critical technology, connect users to mobile network over radio waves. It acts as a bridge and access all the key applications on the web. Current RAN technology provide as an integrated platform, यानी कि integrated यानी एक ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों। It is difficult to mix vendors for different units. Open RAN अलाउ करेगा ऑपरेटर्स को मिक्स करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये एक फ़ायदा है। हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट WHO ने रिलीज़ की है हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट, जो इकोनॉमीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगी 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में।
हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या है, वही बोल बच्चन बातें कि वैल्यूइंग हेल्थ फॉर ऑल, ट्रीट करेंगे सबको वेल बीइंग, हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट, रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, फाइनेंसिंग हेल्थ, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक कैपेसिटी फॉर हेल्थ फॉर ऑल। तो यही एक नॉर्मल सी चीज़ है कुछ इतना। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की, और इसकी मीटिंग हेल्ड होती है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हर साल। WHO ने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कोविड-19 को एंड कर दिया है। अब ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न रही। दिस इज जस्ट अ न्यूज़। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स एंड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी एंड कर दी है WHO ने। एमपॉक्स की यानी मंकी पॉक्स की एक जूनोटिक वायरस है जो कॉमनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये जिस फैमिली से आता है उसका नाम है ऑर्थोपॉक्स। ये एक वायरल डिजीज़ है और ये इन्फेक्शन से हो जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हो जाता है, और कांटेक्ट में आने से भी हो जाता है, बॉडी फ्लूइड से भी हो जाता है, ड्रॉपलेट से भी हो जाता है। सो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, RSV वायरस। ये एक्चुअली में ऐसा वायरस है जो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन या फिर 65+ यानी ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इट इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़ यानी वायरस है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये एक रिकॉग्नाइज़ किया गया है इम्पॉर्टेंट पैथोजन जो ओल्डर एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। इसका जो जीनस है इसका नाम है ऑर्थोनिमो वायरस। तो एक बोवीन वायरस भी है, मरीन वायरस, ह्यूमन RSV, ये अलग अलग फॉर्म में भी हैं इसी जीनस के। नेक्स्ट है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 3rd फेज़ में है। ये 3 फेजेस में लॉन्च की गई थी 2017 में। एक्चुअली में ये कोल इंडिया के CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा इनेक्ट की जा रही है, और इसमें हर पर्सन को एक बार क्योर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो भी थैलेसीमिया से इन्फेक्टेड है और जिनके पास उतना फंड नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जा सकता है। एक ब्लड डिसऑर्डर है जो इनफ हीमोग्लोबिन बॉडी में ना बन पाने के कारण होता है, और इसी से एनीमिया हो जाता है। यानी कि एनीमिया की प्रिकर्सर स्टेज है ये थैलेसीमिया। इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलियंस नेटवर्क WHO ने लॉन्च किया है। जस्ट दिस, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है एसाइनेटोबैक्टर बाउमानी। ये क्या है, ये एक AI के बनाया हुआ एंटीबायोटिक है जो सुपरबग क्या है, सुपरबग वो बग्स कहलाते हैं जैसे जो वायरस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन्हें सुपरबग कहा जाता है। सो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि AMR पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एसाइनेटोबैक्टर ये एक कॉमनली फाउंड बैक्टीरिया है जो पानी या सॉइल में पाया जाता है। इसे ट्वीक करके ये AI के थ्रू ऐसा बनाया गया है कि ये एंटीबायोटिक का काम करे और जो सुपरबग हैं उनसे लड़ने में फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि ये सुपरबग्स जो हैं वो आसानी से किसी भी एंटीबायोटिक पे रेजिस्ट कर जाते हैं। ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मेट्रो से जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन ऑर्गन्स का और टिश्यूज़ का वो अलाउ किया है, उसी के बारे में बात है इसमें। एग्जिस्टिंग रूल प्रोहिबिटेड कैरिंग ऑफ ब्लड ड्राइड कोगुलेटेड और डिकम्पोज वेदर ह्यूमन और एनिमल कॉर्पसेस कैरकेसेस डेड एनिमल्स एंड डेड बर्ड बोन एक्सक्लूडिंग ब्लीच्ड और क्लीन बोन्स ह्यूमन एक्सक्लेटन और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एट्सेट्रा जो ले जा सकते थे हम मेट्रो रेल से, पर अब अलाउ कर दिया है। ट्रांसफैट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में WHO ने ट्रांसफैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम ओपन कंट्री एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो उसी के बारे में है। ट्रांसफैट क्या है, फैट के 3 प्रकार हैं वो देख लेते हैं। फैट्स 3 टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और दे आर अनहेल्दी, बट कुछ हद तक ये हेल्दी भी होते हैं, पर ओवरऑल दे आर अनहेल्दी। अनसैचुरेटेड फैट्स, साइंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप इसी से समझ लो कि अनसैचुरेटेड फैट
नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जो हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं सब्जी में वो, और इससे जो हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बट जो अनसेचुरेटेड फैट हैं इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है मोस्टली, तो उसको बढ़ाने के लिए ट्रांस फैट्स बनाए जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैट को हाइड्रोजनेशन यानी कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ले जाया जाता है, उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पर ट्रांस फैट आर डिज़ास्ट्रस फॉर योर हेल्थ, ये याद रखिएगा। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव आप सुनोगे जो ट्रांस फैट्स को हटाने के बारे में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड ये WHO का इनिशिएटिव है। According to WHO, 44 countries, India having best practice policies. Trans fats are unsaturated fats produced from vegetable oils, are commonly used in preparation of commercially baked or fried foods. दो टाइप के ट्रांस फैट होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मीट प्रोडक्ट्स में या डेयरी में भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे बनाए जाते हैं, और इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो पैकेज फूड में यूज़ होते हैं। और ये सोर्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक्स, कार्सिनोजेनिक, डायबिटीज़। आई वुड सजेस्ट आप एक बार थोड़ा सा समय निकाल के व्हाट द हेल्थ नाम की डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। WHO ने एक रिप्लेस फ्रेमवर्क निकाला है फॉर ट्रांस फैट फ्री बाय 2023, बट वो तो होने से रहा, बट हाँ फिर भी अवेयरनेस जागी है। रिप्लेस का मतलब है रिव्यू, प्रमोट, लेजिस्लेट, असेस, क्रिएट, एनफोर्स। राइस फोर्टिफिकेशन, इसे सराहना मिली है एट ग्लोबल लेवल रिगार्डिंग द फोर्टिफिकेशन, और हमने 4 यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने इंडियन पायलट प्रोजेक्ट ऑन राइस फोर्टिफिकेशन हैड लेड टू अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इसे 4 फेजेस में हमने किया था डिवाइड, 3 हमने लंच इन स्कूल में किया था, और फिर एक किया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो नेचुरली एलिमेंट्स या विटामिन्स या कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं पाए जाते किसी स्पेसिफिक फूड आइटम में, उसे फोर्टिफाई करना या उससे सशक्त करना, प्रोटीन्स या फैट्स या विटामिन या मिनरल से, तो फॉलिक एसिड से, जिससे अनीमिया यानी कि हिडन हंगर जो है वो कम हो। बिकॉज हम सीरियल बेस्ड डाइट तो खाते हैं, हमारा पेट तो भरता है, बट हम अभी भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री हैं, तो ये उसमें फ़ायदा करता है। फोर्टिफिकेशन में कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि डस्टिंग, कोटिंग, एक्सट्रूजन। इसमें क्या होता है कि जो राइस होता है उसके कर्नल्स को डस्ट किया जाता है, एक्सट्रूजन किया जाता है, कोटिंग की जाती है ऑफ मिक्सचर जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन है जैसे विटामिन, मिनरल्स वगैरह। पर ये क्यों किया जाता है? अगर हम सिर्फ कोट कर देंगे नॉर्मली, तो जब हम जैसे फॉर एग्जांपल राइस को वॉश करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा हमने फोर्टिफाई किया है वो भी बह जाएगा साथ में। इसी वजह से इन्हें एक्सट्रूजन, डस्टिंग, पल्वराइज किया जाता है राइस को मिक्सचर के साथ कि वो उनमें समा जाए, फिर राइस कर्नल्स निकाले जाते हैं। फिजन, मोलिब्डेनम 99, प्राइम मिनिस्टर ने फैसिलिटी एक डेडिकेट की है मोलिब्डेनम को ट्रॉम्बे कैंपस बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ये क्या है मोलिब्डेनम? ये एक टेक्नीशियम 99 का आइसोटोप है, ये यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक रिलेटेड टू डिजीज़ेस, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि फिजन मोलिब्डेनम इज़ व्हाट, तो ये डायग्नोस्टिक में यूज़ होने वाला आइसोटोप है विच इज़ टेक्नीशियम 99 का आइसोटोप है, गामा एमिटिंग आइसोटोप है, और इससे यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ेज एंड फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसी से रिलेटेड ये कैंपस डेडिकेट किया गया है, ट्रॉम्बे कैंपस। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग आपने हिस्ट्री में बहुत सुना होगा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को कार्बन डेटिंग के थ्रू उनकी एज पता की जाती है। सो ये रीसेंट जो कंटेक्स्ट में आया है कि इसने शो किया है कैल्शियम 41 कैन बी यूज्ड इन रेडियोमेट्रिक डेटिंग एज कार्बन 14 यूज़ किया। अभी तक कार्बन 14 एलिमेंट यूज़ किया जाता था, कैल्शियम 41 भी उसी की तरह यूज़ किया जा सकता है फॉर कार्बन डेटिंग। कैल्शियम 41 की जो लॉन्ग लिव्ड हाफ लाइफ है इट इज़ 99,400 ईयर्स, और ये अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ा कम अवेलेबल ऑकर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन 14।
रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ और कार्बन 14 डेटिंग इज़ अ साइंटिफिक मेथड दैट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। जैसा हम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं डिके मैटर के थ्रू, उससे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितने साल पुरानी है। ऑल 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन C12, C13 एंड C14 आर एब्जॉर्ब बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उससे हम डेट पता कर लेते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। दैन आपसे काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो विदाउट एनी टेकिंग मच मोर टाइम आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू फॉर द टाइम। जय हिंद।